आज 19 जनवरी है और हम 19 जनवरी के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आज जो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में हम पिछले 1-2 दिनों से बात कर रहे हैं कि एनजीटी ने सबसे पहले इसे क्लियरेंस दे दिया था और अब कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इसको क्लियरेंस दे दिया है। इसका बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व है, लेकिन पर्यावरण और जनजातीय अधिकार को लेकर इसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक तरफ इसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझना है और दूसरी तरफ पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों को भी समझना है। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका समर्थन करने वाले लोग भी होते हैं और उसका विरोध करने वाले लोग भी होते हैं। तो हमें दोनों के आर्गुमेंट्स को समझना है कि क्यों इसे बनाया जा रहा है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि भारत के पास अभी तक फुल्ली डेवलप्ड एक डीप सी पोर्ट नहीं है। और जैसे सिंगापुर और कोलंबो के पोर्ट हैं जहाँ पर बड़े ट्रांसशिपमेंट आते हैं और फिर वहाँ से कार्गो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वैसे ही भारत भी चाहता है कि दुनिया में एक ऐसा भारत का अपना खुद का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जहाँ से बड़े पैमाने पर कार्गो की हैंडलिंग हो सके। तो भारत इस लोकेशन का, ग्रेट निकोबार जो लोकेशन है, वो अपनी जो इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं सिंगापुर और कोलंबो उसके बीच में पड़ता है। हम इसकी लोकेशन भी देखेंगे क्यों और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी लोकेशन के कारण ही सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेटेजिक महत्व है। तो इन सारी चीज़ों को, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी सारी जो जानकारियाँ हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। शोम्पेन जनजाति और निकोबारी जो जनजातियां हैं, दो जनजातियां हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रभावित होने वाली हैं। शोम्पेन जनजाति तो ऐसी जनजाति है जो अभी तक जो मेन स्ट्रीम वाले जो लोग हैं उनसे संपर्क में नहीं आई हैं। अभी भी जंगलों में रहती है, अंदर रहती है जंगलों के, अपने जो जंगल के किनारे हैं या समुद्र के तट हैं वहाँ तक भी नहीं आती है। तो शोम्पेन जनजाति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, पीवीटीजी जनजाति है। और निकोबारी जनजाति भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है, लेकिन शोम्पेन जनजाति की तुलना में थोड़ी सी आगे है अगर विकास के पैमाने पर देखें तो। और दोनों जनजातियों को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम कहें कि उन्हें अपनी ज़मीन, अपना घर कुछ जगहों से छोड़ना पड़ सकता है और इसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं, सबसे ज़्यादा बात की जा रही हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में एक सब सी केबल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर गूगल ने एक घोषणा की है। और जो हमारे भारत में अभी एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट, वहाँ पर ये घोषणा हुई है। और ये दूसरी ऐसी परियोजना है जो भारत और अमेरिका के बीच में सीधा डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर सीधे समझ लीजिए कि एक तार बिछाया जाएगा जो भारत को अमेरिका से जोड़ेगा और उसमें डेटा का आदान प्रदान होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटरनेट की दुनिया है, जो एआई की दुनिया है, जो डिजिटल पूरी दुनिया है, वो डेटा के आदान प्रदान पर ही चलती है। जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जब भी हम गूगल की दूसरी सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो डेटा को का यूज़ भी करते हैं और डेटा हमारा भी जनरेट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है। तो डेटा के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, जो कंपनियां हैं, जो इंटरनेट की पूरी दुनिया है, वो डेटा के आदान प्रदान पर ही चलती है। और इसके लिए, इस कनेक्टिविटी को और तेज करने के लिए, इस कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर गूगल एक सब सी केबल डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर घोषणा की है। फिर हम देखेंगे कि डीजीसीए ने अनुशासनहीनता के मामले में यात्रियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई करने को लेकर एक कहें कि गाइडलाइन जारी की है। और हम देखते हैं कि कहीं भी फ्लाइट में अगर कोई यात्री क्रू के साथ या वहाँ पर दूसरे यात्रियों के साथ या फिर सामान के साथ या फिर दूसरी सुविधाओं के साथ अगर कोई तोड़ फोड़, कोई बदतमीजी, कोई हंगामा, कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको लेकर यहाँ पर फाइनल अभी बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी इस तरह का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है और ये वाली जो समिति बनाई है वो ये पूर्व रिटायर न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये समिति इस तरह से काम करे और इस तरह से अपना एक व्यवस्था तैयार करे जो न्यायाधीशों को संवेदनशीलता सिखा सके। न्यायाधीश, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी-कभी इस तरह की अभद्र, इस तरह की भद्दी, कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय टिप्पणियां कर देते हैं, तो जिसको लेकर विवाद होता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो हम इस तरह से भी बता नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरे या हम कहें कि असंवेदनशील शब्दों का उपयोग किया था। उन्होंने कहा था
एक लड़की थी जिसके साथ इस तरह की अभद्रता करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले जाया गया था, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की गई थी और उसके जो संवेदनशील अंग हैं उनको छूने की कोशिश की गई थी और मामला जब कोर्ट पहुंचा था वहां पर जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा था कि इस तरह का जो मामला है, और उन्होंने इस तरह के शब्दों में कहा था, बहुत ज़्यादा शोभनीय शब्दों में कहा था कि इस तरह के जो मामले हैं वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। जबकि साफ-साफ दिखाई दे रहा होता है कि अगर किसी एक लड़की को कुछ लोग मिलकर कहीं एक सुनसान, एक अकेली जगह में खींचकर अगर इस तरह के हरकत करते हैं तो सीधे तौर पर ये एक बलात्कार का मामला होता है। और उन्होंने इस पूरे केस में बलात्कार की धाराएँ भी नहीं लगाई और बड़ी ही असंवेदनशीलता के साथ टिप्पणियाँ की थी। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा सैन्य क्षेत्र है, मिलिट्री है और दूसरे भी जितने भी सैन्य हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर एआई किस तरह से यूज़ हो सकता है और उसको लेकर क्या चुनौतियाँ हैं। इसको लेकर वैश्विक स्तर पर एक प्रयास किया जा रहा है ताकि उसको नियंत्रित किया जा सके। हालाँकि भारत ने अभी उसमें संशो अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भारत चाहता है कि अभी इसे और ज़्यादा समझा जाए और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता के चलते, भारत अपने हितों के चलते अभी इससे दूरी बनाए हुए है। तो वो मामला भी समझेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले कहानी है हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसको 2021 में नीति आयोग ने सुझाया था। उसके बाद 2022 से ही इसको लेकर जो क्लीयरेंस का अपना एक दौर चल रहा है, वो अभी तक चल ही रहा है। तो 2022 में एनजीटी ने एक बार अनुमति दे दी थी, 2026 में एक बार फिर से अनुमति दे दी गई और अब कोलकाता हाई कोर्ट की पीठ ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है और इसके रणनीतिक महत्व को लेकर और रणनीतिक महत्व को देखते हुए इन्होंने कहा है कि इसकी सीमित पारदर्शिता चलेगी। क्योंकि हुआ क्या था कि इसकी जांच के लिए, चूंकि लोगों ने आपत्ति जताई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर और इसकी जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और इसको कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट को लगाने में, प्रोजेक्ट के चूंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा रणनीतिक जानकारियां हैं, इसके लिए इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोश, बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। और अब पहले एनजीटी ने कहा था कि भाई इसका बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व है, इसलिए रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते, और अब कोलकाता हाईकोर्ट की पीठ ने भी यही बात कही है और हम कहें कि इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल चुकी है। अब मामला अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, बाकी यहाँ हाई कोर्ट तक तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 में बना था, ये बात याद रखनी है। और जब भी इसमें कोई मामला आता है जहाँ पर पर्यावरण को लेकर आवाज़ उठाई जाती है, एनजीटी उन मामलों की सुनवाई करता है और जहाँ कहीं भी अगर कोई रेगुलेशन होता है, जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ियाँ होती है, तो एनजीटी उसकी जांच करके उस पर एक्शन लेता है। अब एनजीटी में कोई भी मामला आता है, वहाँ पर एनजीटी अपना फैसला देता है और एनजीटी के फैसलों को किसी भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और फिर मामले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से अपना एनजीटी के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से मामले चलते हैं। अब एक चीज़ साफ है कि एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट की लागत कहीं पर 72,000 करोड़, कहीं पर 80,000 करोड़, कहीं पर 92,000 करोड़, तो काफ़ी बड़ी रकम है जो इसमें खर्च होने वाली है। अब यहाँ पर बनने क्या-क्या वाला है? बनने वाला है एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। मतलब होता क्या है कि जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े जहाज जो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक माल लेकर जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इतने बड़े-बड़े पोर्ट होते हैं अपने, अब क्या कहते हैं इसको, जहाज होते हैं जो बड़ी मात्रा में माल को ले जाते हैं। अब चूँकि बड़ा जहाज है तो यहाँ पर पानी को भी बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब डिस्प्लेस करेगा पानी को, ज़्यादा गहराई तक में डूब कर चलेगा। तो इसके लिए गहरे पोर्ट की ज़रूरत होती है, डीप सी पोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह का एक पोर्ट यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है या प्रस्तावित है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक हवाई अड्डा बनेगा, एक टाउनशिप बनने वाली है और एक 450 मेगावाट की गैस और सौर बेस्ड बिजली संयंत्र बनने वाला है। ये 4 चीज़ें प्रस्तावित हैं। कहाँ-कहाँ प्रस्तावित है? इससे पहले हम देखेंगे कि ये जो पूरा मामला है, ये है कहाँ पर, क्या लोकेशन है और क्यों यहाँ पर इन चीज़ों के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये है हमारा भारत, ये है श्रीलंका और यहाँ पर है श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट।
क्योंकि कोलंबो पोर्ट का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ये है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो हमारे समूह है, द्वीप समूह है वो। ये ऊपर वाला यानी नॉर्थ साइड में अंडमान आइलैंड्स और नीचे निकोबार। और इसमें जो सबसे सदर्न साइड है, सबसे दक्षिण में है, वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक, ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड और ये है मेनलैंड इंडिया। और फिर यहीं पर है ये जो रास्ता है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इधर है मलेशिया, यहाँ पर है सिंगापुर और यहाँ पर है इंडोनेशिया, उसके बीच में ये रास्ता है। अब जब भी यहाँ से कोई जहाज आएगा तो मलक्का से होते हुए अंडमान सी से बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन, और वहाँ से कहीं भी या तो कोलंबो जाएगा या भारत जाएगा, भारत के किसी भी तट पर जाएगा या फिर कहीं दूसरे देश में जाएगा। तो ये वाला जो रूट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और ये जो पोर्ट, ये जो रूट देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर में, यहाँ से आने वाले जितने भी जहाज हैं, मालवाहक जहाज, वो यहाँ से आते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये इंडियन ओशियन में या बे ऑफ बंगाल में, अंडमान सी में प्रवेश करते हैं। उसके बाद या तो भारत या कोलंबो या फिर अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट कहीं भी चले जाते हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है, ये जो इलाका है, बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, समुद्री मार्ग है, समुद्री व्यापारिक मार्ग है। तो यहाँ पर चूंकि इसका बहुत ही ज़्यादा व्यापार के मामले में इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे आवागमन के लिए, इस पूरी आवाजाही के लिए, इधर से यहाँ पर जहाज जा सके और यहाँ से यहाँ जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमेशा खुली रहे। अब खुली रहने का क्या मतलब है? खुली रहने का मतलब ये है कि कोई भी दूसरा देश यहाँ पर अपनी सेनाओं की तैनाती करके इसे बंद न कर सके। होता है ना, जब भी हमसे किसी की दुश्मनी हो जाती है तो वो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, अगर हम कहीं पर जाने की कोशिश करते हैं तो। तो अगर भारत को व्यापार करना है इधर वाले देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ हो, ईस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज़ हो उनके साथ हो, या साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो, उनके साथ अगर व्यापार की बात हो, तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मलक्का स्ट्रेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका खुला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़। और चूंकि ये जो रास्ता है, अब इस रास्ते के ऊपर जो भी पोर्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर सिंगापुर है, सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है, और छोटे से देश में इन्होंने डीप सी पोर्ट और दूसरे जो कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है उनका यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट किया है। चूँकि समुद्री रास्ते के ऊपर है तो यहाँ पर जहाज आते हैं, रुकते हैं, माल की ढुलाई यहाँ से होती है, कार्गो उतरता है, चढ़ता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है दुनिया के दूसरे हिस्सों में। तो ये जो पोर्ट है इसको मिलता है उसका किराया। अब चूँकि किराया मिलता है तो यहाँ वेयर हाउस भी बनाने पड़ेंगे, वेयर हाउस बनाने हैं और कार्गो हैंडलिंग करनी है, टर्न अराउंड टाइम को कम से कम रखना है, जहाज़ों को दूसरी सेवा देनी है, जहाज़ों में आने वाले लोगों को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़, यहाँ पर बहुत सारा रोजगार पैदा होता है, और उसके चलते जो अपना सिंगापुर है उसकी इकॉनमी यहाँ पर फ्लरिश होती है। वैसे ही यहाँ पर कोलंबो है तो इसी रास्ते पर पड़ता है, रास्ते से ज़्यादा करीब कोलंबो है, और भारत के जो पोर्ट हैं इस रास्ते से थोड़ा दूरी पर हैं। तो यहाँ पर जो गुजरने वाले जहाज हैं वो आना पसंद नहीं करते हैं और कोलंबो में रुकते हैं और अपना सिंगापुर में रुकते हैं। तो भारत चाहता है कि एक तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पर है, तो यहाँ से भारत उस समुद्री व्यापार मार्ग से करीब होगा, समुद्री व्यापार मार्ग के ऊपर होगा, और यहाँ पर जो काम सिंगापुर में होता है, जो काम कोलंबो में होता है, वो भारत के इस पोर्ट पर भी हो सकता है। यहाँ से भी बड़े-बड़े जहाज लोड अनलोड हो सकते हैं, यहाँ पर भी जहाज़ों को, गुजरने वाले जहाज़ों को सर्विसेज दी जा सकती है, यहाँ पर भी लोग रुक सकते हैं, और यहाँ पर भी भारत की इकॉनमी को इन सभी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। तो भारत चाहता है एक तो यहाँ पर एक बड़ा डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार किया जाए, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई कि व्यापार को लेकर, व्यापारिक मार्गों को लेकर, वैश्विक व्यापार को लेकर ये वाली जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गई एक। दूसरी चीज़ है कि ये जो लोकेशन है, ये एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ अंडमान सी है, एक तरफ वे ऑफ बंगाल है, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और यहाँ पर चाइना, बंगाल, अपना बांग्लादेश में, श्रीलंका में और दूसरे देशों में
अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब भी भारत और चाइना के बीच में अगर इस तरह का टेंशन बढ़ता है तो यहाँ से इन लोकेशंस का चाइना स्ट्रेटेजिक फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ये वाली जो लोकेशन है, चूँकि सभी जगहों से काफ़ी ज़्यादा पास में है, बीच में है, यहाँ से सभी जगहों तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर भारत की सेना रह सकती है, यहाँ पर भारत की सेना को लॉजिस्टिक्स और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिल सकती है, और यहाँ पर भारत के हथियार हो सकते हैं। जो कुछ भी हो सकता है वो यहाँ पर हम इस लोकेशन का किसी भी टेंशन की स्थिति में फ़ायदा उठा सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर निगरानी रख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हम देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरे देश की सेना यहाँ पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है क्या, तो वहाँ पर उसका विरोध किया जा सकता है। तो यहाँ पर व्यापार को भी खुला रखा जा सकता है, और किसी भी स्ट्रेटेजिक अगर कोई देश भारत से बढ़त लेने की, भारत से टकराने की कोशिश करता है तो यहाँ से उसका भी जवाब दिया जा सकता है। तो ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिनके कारण यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में भारत ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको लगाने की कोशिश कर रहा है, लगाने के लिए प्रस्तावित है ये परियोजना यहाँ पर। अब ये रहा एक पहलू, क्योंकि चाइना से हमें यहाँ पर हमारी ज़मीन की भी रक्षा करनी है, दूसरे देशों में चाइना को इन्फ्लुएंस बढ़ाने से भी रोकना है, किसी भी टकराव की स्थिति में मलक्का को भी बंद होने से रोकना है। तो यहाँ पर भारत अपनी रक्षा के लिए आने वाले जो समय है 10 साल, 20 साल, 15 साल या 50 साल बाद यहाँ पर एक इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक तो चाइना सुपर पावर बन चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस जो दुनिया के ऊपर है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए इस टकराव की स्थिति में अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि चाइना को अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाना है तो चाइना के पास ये जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है। अगर भारत इस रास्ते को बंद करता है, मलक्का को बंद करता है, तो चाइना से होने वाले व्यापार के लिए यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर यहाँ पर बंद किया जाता है तो अगर चाइना दूसरी जगहों से घूम कर जाता है या दूसरे हिस्सों से होकर जाता है तो उसके लिए उसकी लागत बढ़ती है। लागत बढ़ती है तो कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है, तो चाइना को यहाँ पर सीधे तौर पर नुकसान होगा। तो मलक्का स्टेट न सिर्फ भारत के लिए, न सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों के लिए, बल्कि चाइना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को भी यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके पक्ष में कही जा रही है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कहा जा रहा है, जैसा पहले हम लोकेशन देख लेते हैं फिर देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। अगर आपने हमारी नेशनल क्लास वाले ही क्लास देखी है या नेशनल क्लास वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने साफ तौर पर बात की है कि ये जो आइलैंड है वो पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड में सबसे दक्षिण में है, सबसे सदर्न साइड है। और यहाँ पर पूरा जो ये जो अपना आइलैंड है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, चारों मतलब पूरा द्वीप जंगलों से भरा हुआ है और आसपास समुद्री सीमा लगती है, महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं। यहाँ पर अपने जो टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड है गेलाथिया, ये जो गेलाथिया वे है, यहाँ पर लेदर बेक कछुआ है और लेदर बेक कछुआ अपना अस्तित्व के लिए और अपने अंडे देने के लिए इन तटों पर डिपेंड हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा द्वीप है वो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो केम्पबेल बे नेशनल पार्क, दूसरा गेलाथिया नेशनल पार्क। केम्पबेल बे नेशनल पार्क और गेलाथिया नेशनल पार्क, यहाँ पर पीवीटीजी जनजातियाँ, जैसे हमने बात की कि शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स रहती हैं। शोम्पेन जनजाति तो लगभग 200 से 300 के आसपास लोग हैं और ये जो जनजाति है इस जगह पर 60,000 सालों से रह रही है और अभी तक दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ने की कोशिश इन्होंने अपनी तरफ से नहीं की है। और अगर कोशिश करते हैं तो ये जनजातियां आक्रामक भी हो सकती हैं। निकोबारी जो जनजाति है वो अब बाहर घुलने मिलने लगी है और बाकी हिस्सों से भी इसका संपर्क बढ़ा है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर एक आर्गुमेंट तो ये दिया जा रहा है कि चूंकि यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ के जो जंगल हैं, लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं। अब ये जो 9 लाख पेड़ हैं इनकी भरपाई कहाँ होने वाली है? इनकी भरपाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली है कि यहाँ पर ये जो पेड़ काटे जाएंगे उन पेड़ों को यहाँ पर लगाया जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा इस आइलैंड को, ये तो
पता नहीं क्या फ़ायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगाने से यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, ये नहीं कहा जा सकता। और जनजातियों का अगर ये विस्थापन होता है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल जनजातियाँ हैं, हज़ारों सालों से यहाँ पर रह रही हैं, क्या भारत के डेवलपमेंट के लिए इन जनजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाला जा सकता है? 200-300 लोग हैं, अगर ख़त्म भी हो जाते हैं पूरी तरह भी, तो किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अगर बात अरावली की होती तो शायद हम आवाज़ भी उठा लेते, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। इन जनजातियों के पास दुनिया के बाकी हिस्सों से संपर्क नहीं है और इनके अस्तित्व को लेकर भारत में आवाज़ भी उठाई जा रही है, दुनिया भर में भी आवाज़ उठाई जा रही है। हालाँकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बाकी का एरिया है, इस एरिया को छोड़कर बाकी का जो एरिया है, इन जनजातियों के अस्तित्व के लिए रिज़र्व है, इन जनजातियों के अस्तित्व के लिए बचा हुआ है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि वन अधिकारों का उल्लंघन होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है और लोगों को अपना घर और ज़मीन छोड़नी पड़ती है, तो उसका जो दर्द है, लोगों के मन में बैठ जाता है। तो इस अस्तित्व को लेकर देखना होगा कि जो भारत का प्रशासन है, कितना गंभीर रहता है। चूँकि भारत के प्रशासन की गंभीरता हम देखते हैं कि पहले अ, दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। तो इस तरह का प्रशासन है भारत का। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं जनजातियों के अधिकारों की बात आती है, वहाँ पर अक्सर जनजातियों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर एक टाउनशिप प्रस्तावित है। ये वाली जो लोकेशन है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है। ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रस्तावित है और यहाँ पर एक पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो ये 4 चीज़ें हैं और ये 4 लोकेशन हैं, यहाँ पर इन्हें बनाया जाना है। चूँकि गलाथिया बे में पोर्ट बनना है, तो गलाथिया बे, लेदरबेक टर्टल, कछुए, इनके जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो खतरे में हैं और यहाँ से, इस एरिया से लगभग 9 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाने हैं। तो यहाँ का ये जो जंगल है वो और जंगल की जो रेयर स्पीसीज़ हैं वो खतरे में हैं। यहाँ पर जो जनजातियों का सेटलमेंट है वो खतरे में है। यहाँ से जो कैंपबेल वे है, यहाँ से भी यहाँ पर भी डेवलपमेंट होना है, तो ये भी। हालाँकि दूसरी तरफ से जो सरकार का पक्ष है वो कह रहा है कि हम गलाथिया वे हो, चाहे वो कैंपबेल वे हो या दूसरी वाटर बॉडीज़ हों, उनसे डिस्टेंस बनाकर उनकी रक्षा करते हुए ये सारा डेवलपमेंट का काम करेंगे। बाकी जो फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हम देख चुके हैं जैसे 4 चीज़ें बनने वाली हैं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप, 450 मेगावाट की गैस और सौर परियोजनाएं। चूँकि इंटरनेशनल सी रूट जो व्यापारिक मार्ग हैं, वहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो व्यापार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। और चूँकि यहाँ से सभी जो लोकेशन दूसरी जगह हैं, वहाँ से इसकी दूरी कम है, बीच में है, तो भारत यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक बढ़त भी चाइना से ले सकता है। एनजीटी ने मंजूरी दे दी है और कोलकाता हाई कोर्ट की जो पीठ है उसने भी मंजूरी दे दी है। जो रिपोर्ट अभी तक बताई नहीं गई है उस पर भी, मतलब न बताने के पक्ष में ही, उधर ही झुका हुआ अभी जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया है वो आया है। लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर से 9 लाख पेड़ काटे जाने हैं और लेदर वे कछुओं का जो घोंसले बनाने का जो क्षेत्र है, जो इनका जो टर्टल का ये जो अपने अंडे देने वाला जो ग्राउंड है, मतलब बीचेस पर ये अंडे देते हैं, तो वो खतरे में है। प्रवाल भित्तियाँ भी खतरे में हैं। बड़ी अपूरणीय क्षति है। अगर यहाँ से पेड़ काटे जाते हैं और लगाए दूसरी जगह जाते हैं, तो मतलब यहाँ की जो क्षति है एक अपूरणीय क्षति है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। लेदर बेक कछुओं की बात करें तो लेदर बेक कछुए जैसे बाकी कछुए होते हैं जिनके ऊपर की ये जो खाल होती है वो काफ़ी सख्त होती है, लेकिन ये वो वाली सख्त खाल वाले कछुए नहीं हैं। बहुत बड़े होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े कछुए ये माने जाते हैं और इनकी जो पीठ है होती है वो मोटी चमड़ी की होती है हालाँकि। और इनका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। साइट्स की भी पहली वाली अपेंडिक्स में है और भारत का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी भी सूची 1 में है। ये जो हैं अपना जेलीफिश को खाते हैं और बाकी दूसरे जो जानवर हैं, जलीय जीव हैं, उनको खाते हैं और उनकी आबादी को नियंत्रित रखते हैं। इनको बाई कैच में खतरा है, मतलब जब भी मछली पकड़ने जाते हैं तो मछलियों के साथ ये भी पकड़े जाते हैं, तो यहाँ पर इनको ये खतरा है। इनके अंडों को और इनके हैबिटेट को, चूँकि इनके आवास खत्म हो रहे हैं, तो खतरा है। फिर अटलांटिक में मिल जाएँगे, पैसिफिक में मिल जाएँगे, इंडियन ओशन में मिल जाएँगे और हमारे यहाँ ये अंडमान निकोबार में मिलेंगे। ठीक? शोम्पेन और निकोबारी जनजातियाँ यहाँ पर लंबे समय से रह रही हैं और इनको विस्थापन झेलना पड़ सकता है।
कहा जा रहा है कि इनके वन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जो भूमि हस्तांतरण को लेकर जनजाति परिषद ने यहाँ पर हस्तांतरण के दस्तावेजों पर साइन किया है, उसके लिए इनके ऊपर दबाव डाला गया है। विपक्ष में आलोचना करने वाले जो लोग हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। एनजीटी पर आरोप है कि उसने जो जांच की है और उसको तो सार्वजनिक नहीं किया है, ऊपर से जो सरकारी पक्ष है उसके पक्ष में झुककर ये फैसला दिया है, वगैरह वगैरह। बाकी हम पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातों को जान चुके हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्यों ज़रूरी है, और बाकी जो जनजाति है, बाकी जो हमारा पर्यावरण है, जंगल है, उसके लिए कैसे खतरा है, उसको भी यहाँ पर हम समझ चुके हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना होगा, क्योंकि चाइना शोम्पेन जनजाति की चिंता नहीं करने वाला है और चाइना यहाँ के जंगलों की रक्षा नहीं करने वाला है। दुनिया के दूसरे अगर खतरे भारत के ऊपर आते हैं तो वो इन सभी चीज़ों की चिंता नहीं करेंगे। अगर हम चिंता भी करते हैं शोम्पेन जनजाति की और अगर कोई बड़ा खतरा आता है और हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए और पूरी शोम्पेन जनजाति या फिर निकोबारी जनजाति या ये जंगल या पूरा भारत देश, उसके लिए खतरा हो सकता है। तो अगर इस तरह के खतरों को टालना है तो एक मध्य मार्ग, एक बीच का मार्ग हमें ढूँढना पड़ेगा, ताकि एक तरफ जो जंगल है उसमें जंगल की रक्षा हो सके, जंगली जानवरों की रक्षा हो सके और यहाँ की जनजातियों की भी रक्षा हो सके, साथ में डेवलपमेंट भी हो सके। अब ये जो काम है, बीच का रास्ता है, सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की। तो इसे उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाना चाहिए। इसके बाद है, हम देखते हैं शोम्पेन जनजाति। अभी तक ये जनजाति बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, अर्ध खानाबदोश है, शिकारी और संग्रहकर्ता हैं और ग्रेट निकोबार के घने जंगलों में रहते हैं। अभी भी अलग-थलग हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनकी लगभग 250 लोगों की आबादी ही है। निकोबारीज़ की बात करें तो ये अब कुछ पैमाने पर बागान की खेती करने लगे हैं, बगीचे लगाने लगे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, दिहाड़ी मज़दूरी भी करने लगे हैं। ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जैसे द्वीपों में रहते हैं। अगर हम निकोबार की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे नॉर्थ में है वो है कार निकोबार और सबसे साउथ में ग्रेट निकोबार। इन दोनों को याद रखना है, बाकी को भी आप मैप में देख सकते हैं। लिटिल निकोबार कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं। इनकी लगभग 1200 की आबादी है ग्रेट निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार और शोम्पेन दो जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये जो केबल लाइन अपना ये जो अंडर सी केबल बिछाने की बात की जा रही है, सीधा भारत और यूएसए को जोड़ने की बात की जा रही है, वो गूगल ने इस तरह की घोषणा की है और ये घोषणा हुई है एआई इम्पैक्ट समिट में। अब ये जो सीधा संपर्क है भारत और एआई अपना अमेरिका का डिजिटल संपर्क, इंटरनेट का संपर्क केबल के माध्यम से होने वाला है। अभी जो अपना जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो मतलब इतनी बड़ी कंपनियां हैं, आपको सेवाएं प्रदान करती हैं, तो कहीं ना कहीं तो डेटा आता और जाता होगा। तो इस तरह की केबल समुद्र के भीतर बड़े बड़े मोटे मोटे तार बिछाए जाते हैं, बड़े बड़े मोटी केबल्स बिछाई जाती हैं और उनके माध्यम से डेटा का ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो डेटा है अभी पश्चिम एशिया या सिंगापुर से होकर अमेरिका तक जाता है, लेकिन अब सीधा संपर्क यहाँ भारत और अमेरिका का होने वाला है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट पहले से भी चल रहा है और वो प्रोजेक्ट है अपना मेटा का वाटर बर्थ, ये वाला प्रोजेक्ट है, उसमें भी सीधे संपर्क की बात की जा रही है। इससे क्या होगा, इससे होगा इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, भरोसेमंद और रणनीतिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान के बेस पर ही सारे एआई, सारा इंटरनेट, सारी डिजिटल दुनिया चलने वाली है। और चूंकि डेटा फ्यूल है, जितना तेजी से फ्यूल रहेगा उतनी तेजी से सारी व्यवस्था चलेगी। ठीक है, अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। जब भी होगी इसके बारे में, जब भी बात आएगी, हम और ज़्यादा डिटेल में इसको देखेंगे। इसके अलावा गूगल भारत में जो सरकारी सेवाओं में है उनमें एआई को बढ़ावा देने के लिए, एआई का यूज़ करने के लिए भी खर्च करने की बात कह रहा है। एआई के आधार पर शिक्षा और विज्ञान को बढ़ाने के लिए भी भारत में गूगल निवेश करने की बात कह रहा है। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से छात्रों को चैटबॉट और एलएलएम टूल्स की सुविधा प्रदान करने की बात भी की जा रही है। और कहीं पर मतलब नौकरियों के लिए सर्टिफिकेशन, गूगल का सर्टिफिकेशन शुरू करने की बात की जा रही है। इसके अलावा
मतलब वाधवानी फाउंडेशन के साथ इसका कोई साझेदारी की बात है, तो वहाँ पर इस साझेदारी के माध्यम से गूगल सर्टिफिकेट आप कोर्स करेंगे ऑनलाइन और फिर सर्टिफिकेट लेंगे। इस तरह का एक पूरी व्यवस्था बनाने के लिए इस तरह का एक कोर्स डिज़ाइन करने की बात की जा रही है। फिर कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर गूगल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं कि एआई के माध्यम से कौशल विकास, गवर्नेंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। हमारे लिए ज़रूरी था ये केवल इसके बारे में अभी तक तो जैसे हमने बात की, ये सारी जानकारी, सारा विवरण, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने नहीं आए हैं। जब भी आएंगे हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर डीजीसीए ने कहा है कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स में संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं और इस तरह की खबरें भी आई हैं कि चलती फ्लाइट में, जब फ्लाइट हवा में होती है, वहाँ पर कभी-कभी कुछ यात्री अपने क्रू मेंबर्स के साथ, दूसरे यात्रियों के साथ अभद्रता करते हैं, गाली-गलौज भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। कभी-कभी जो सीटें होती हैं उनमें लात मारते हैं या फिर दूसरा इस तरह की जो हरकत करते हैं, जैसे कभी धूम्रपान, सिगरेट वगैरह पीते हैं वहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर लाइटर कैसे मिलता है या कैसे अंदर जाता है उसको लेकर भी सवाल है, लेकिन अगर कोई स्मोकिंग करता है, शराब का सेवन करता है, इंटरनेशनल फ्लाइट में कम मात्रा में शराब परोसी जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर अगर कोई इस तरह से शराब पीता है या फिर आपातकालीन निकासी जो है उनसे, इमरजेंसी एग्जिट से अगर कोई छेड़छाड़ करता है और जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ अगर कोई दुरुपयोग करता है, नारेबाजी करता है, नशे में दुर्व्यवहार करता है, चिल्ला-चोट करता है, दूसरे यात्रियों को परेशान करता है, सीट बेल्ट या वगैरह-वगैरह इन चीज़ों को अगर कोई नुकसान पहुँचाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर यहाँ पर डीजीसीए कह रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये जो अथॉरिटी है भारत में एविएशन के मामले में, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इसने कहा है कि इसके लिए जो नियम है उनमें संशोधन की ज़रूरत है। तो ये कह रहा है, डीजीसीए कह रहा है कि अगर कोई भी यात्री इस तरह की हरकत करता है, इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो डीजीसीए से बिना अनुमति लिए या डीजीसीए को सूचित किए बगैर कोई भी एयरलाइन उस यात्री को अपने यहाँ 30 दिनों के लिए सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा सकती है। पहले क्या होता था कि आप एयरलाइन हैं, अगर आपके यहाँ किसी यात्री ने अभद्रता की है तो उसकी शिकायत आप डीजीसीए से करेंगे और डीजीसीए फिर उस पर 45 दिन में एक्शन लेगा और उसको बैन करेगा। जब डीजीसीए बैन करता है तो सारी एयरलाइन से वो बैन हो जाता है, उसको उड़ने या उसको उड़ान की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था बनती है तो वहाँ पर कोई एक एयरलाइन उस व्यक्ति को अपने यहाँ से प्रतिबंधित कर सकती है। तो जब भी फाइनल होगा हम इसके बारे में बात करेंगे और इस तरह के जो नियम बनाए जाते हैं वो विमान नियम 1937 के नियम 133 ए के तहत बनाए जाते हैं, ठीक। और एयरलाइन को ऐसे यात्रियों का जो डेटा है उसका डेटाबेस अपने यहाँ बनाकर रखना होगा और जो प्रतिबंध लगाए हैं उनकी जानकारी आपको डीजीसीए को देनी होगी। हालांकि इन्हें आधिकारिक तौर पर नो फ्लाई सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर अगर जब डीजीसीए के जो फैसले होते हैं वो अलग होते हैं और ये वाली जो व्यवस्था है वो अलग है। इसमें जो एयरलाइंस है वो अपने आप से उस यात्री को प्रतिबंधित कर सकती है और वो सिर्फ उस एयरलाइन से प्रतिबंधित होगा। मान लीजिए इंडिगो ने किया है तो इंडिगो से होगा, बाकी जो दूसरी सेवाएं हैं वहां पर तो ये सर्विस इसे मिल सकती है। इसके बाद है, जैसे हमने बात की थी सबसे शुरुआत में, कि कुछ न्यायाधीश होते हैं जो इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर देते हैं। उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संवेदनशीलता से देखा है और कहा है कि एक समिति बनाई जाए। समिति गठित की है हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि एक दिशा निर्देश तैयार करें ताकि न्यायाधीशों में संवेदनशीलता का विकास किया जा सके। अब ये जो न्यायाधीश थे इनका नाम है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। अब ये जो न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी, जैसे कि हमने बात की, एक नाबालिग के केस में यौन उत्पीड़न के मामले का वर्णन करते हुए आपत्तिजनक, बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक, बहुत ही ज़्यादा अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था और उसको देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष होंगे पूर्व न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अनिरुद्ध बोस और ये दिशा निर्देश तैयार करेंगे। इस समिति में और भी लोग होंगे, वकील, शिक्षा सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह वगैरह, ये शामिल होंगे। रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट इस तरह से तैयार की जानी है कि उसकी भाषा इतनी सरल हो कि कोई आदमी भी उसे
कोई आम आदमी भी उसे पढ़कर समझ सके। क्योंकि होता क्या है कि जब भी इस तरह के नियम कानून बनते हैं और भारत में या भारत के संविधान को लेकर भी आलोचना की जाती है कि उसकी भाषा इतनी ज़्यादा जटिल है कि उसे समझने के लिए वकीलों की ज़रूरत होती है, और इसलिए उसे मतलब हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि कोई भी बिना वकील की सहायता से भी उसे समझ सके। तो कानूनी जटिलता ना हो, सरल भाषा हो, व्यापक रिपोर्ट हो, इस तरह की रिपोर्ट आपको बनाकर देनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एआई का उपयोग, जैसे हम न्यूक्लियर को लेकर बात होती है अभी तक दुनिया में कि न्यूक्लियर एक ड्यूअल वेपन है, जिसका उपयोग एक ड्यूअल वेपन क्या हम कहें कि एक दो उपयोग तकनीक है। ड्यूअल वेपन ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, वेपन नहीं, हमेशा वेपन नहीं होता है। न्यूक्लियर जो टेक्निक है उसका उपयोग एक तो हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है और दूसरा बिजली बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो हथियार भी बन सकता है, बिजली भी बन सकती है। वैसे ही एआई का उपयोग भी आप एजुकेशन में भी कर सकते हैं और आप सेना के लिए भी कर सकते हैं, आप जासूसी के लिए भी कर सकते हैं, आप अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, आप बुरे काम के लिए भी, खतरनाक काम के लिए भी, किसी भी काम के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। तो उसको लेकर, उसके रेगुलेशन को लेकर इंटरनेशनली एक प्रयास किया जा रहा था, एक वैश्विक सम्मेलन इसको लेकर बुलाया गया था, और रिस्पॉन्सिबल एआई इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन का तीसरा सम्मेलन हुआ था, और उसके लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने थे, और हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत नहीं है, यूएसए भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, और भी बहुत सारे देश नहीं हैं। लगभग 85 देशों में लगभग 35 देशों ने ही इसको साइन किया है। अब जैसे हमने बात की, हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या में भारी गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि एआई है एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, और इसका उपयोग नागरिक कार्यों के लिए भी और सैन्य कार्यों के लिए भी, दोनों तरह के कामों के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अब भारत चूंकि एक अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाकर रखना चाहता है, किसी भी बाध्यकारी समझौते से दूर रहना चाहता है, और इसके लिए इस समझौते से हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्योंकि अगर रणनीतिक मामला है, अगर सेना का मामला है, अगर देश की सुरक्षा का मामला है, तो उसमें भारत किसी भी तरह का प्रतिबंध या कड़े नियमों को झेलने के पक्ष में नहीं है। और इस मसौदे में ये है कि भाई एआई को किसी भी तरह के खतरनाक तकनीकों से कहाँ गया, खतरनाक तकनीकों से, जो खतरनाक वेपन्स हैं उनसे, परमाणु फैसिलिटीज़ से, परमाणु कंट्रोल करने वाली फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे सबसे दूर रखा जाए, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। भारत का जो रुख है वो अपनी जो चिंताएं हैं और विकास और अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी चीज़ों में अपना एक संतुलन लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। बाध्यकारी समझौता इससे दूर रहना चाहता है, और जैसे कि हमने बात की कि किसी भी तरह के परमाणु कमान प्रणाली से, वगैरह वगैरह चीज़ों से, जो भी संवेदनशील हमारे पास तकनीकें हैं उनसे एआई को दूर रखने को लेकर बात की जा रही है। तो जैसे हम जानते हैं, एआई चूँकि अभी तो अपने शैशव काल में है, अपने बचपने में है, अगर इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो एआई के खतरे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसको इसलिए रेगुलेट करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि नियम आधारित व्यवस्था खत्म होती जा रही है। अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, या दूसरे जितने भी देश हों, यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो, सारे अपने अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अब कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। सभी संरक्षणवादी नीति को लेकर चल रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं, और अपने देश के पक्ष में, जैसे कि अमेरिका फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, इस तरह की नीतियों को लेकर चल रहे हैं। उसमें इस तरह के जो नियम हैं उनकी बात करना अभी सिर्फ बात ही हो सकती है, इससे आगे यहाँ पर कुछ होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। यही हमारा आखिरी आर्टिकल था। बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हमने देखा बहुत ज़्यादा डिटेल में अपना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चूँकि इम्पोर्टेंट भी है और उससे ख़तरे भी हैं, चिंताएँ भी हैं। तो हमें एक तरफ डेवलपमेंट भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन जो शोम्पेन जनजाति है, जो निकोबारी जनजाति है, उनके लोगों के बारे में भी एक बार सोचना होगा, उनके दुख दर्द के बारे में भी एक बार सोचना होगा, उनके अस्तित्व के बारे में भी सोचना होगा। तब जाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को जितना भारतीय मानते हैं, क्या उन्हें उतना भारतीय मानते हैं या नहीं? क्या हम एक मामला कभी-कभी इस तरह का भी लगता है कि हम खुद को जितना मनुष्य मानते हैं, क्या उन जनजातियों को मनुष्य मानते हैं या नहीं? या उन्हें मनुष्यता की श्रेणी में अभी तक गिना नहीं जाता है, और न अगर गिना जाता है तो फिर उनके अस्तित्व को लेकर भी हमें चिंता करनी पड़ेगी।
यहाँ से एमसीक्यू में पहला सवाल हो सकता है कि ग्रेट निकोबार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ट्रांस शिपमेंट पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। ठीक है, दोनों चीजें शामिल है। यह परियोजना पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित है, नहीं, ये बात गलत है। और हाँ, ये बात यहाँ पर समझने की है कि इसके जो डेवलपमेंट के लिए जिस कंपनी को यहाँ पर लगाया गया है, जिस कंपनी को चुना गया है, उसका इस तरह के मामलों में एक्सपीरियंस नहीं है, वह इतनी सक्षम नहीं है कि इस तरह की परियोजनाओं को पूरा कर सके। तो इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये कंपनी, क्या उसकी अपनी कोई पर्यावरण को लेकर नीति है? क्या उसकी कोई समझ है? क्या उसका इस क्षेत्र में कोई एक्सपीरियंस है? या फिर किसी दूसरे कारणों के चलते किसी कंपनी को चुना गया है? तीसरा स्टेटमेंट है कि इसे रणनीतिक महत्व के आधार पर मंजूरी दी गई है। ये बात भी ठीक है, 1 और 3 सही है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं हैं? तो पर्यावरणीय चिंता क्या है? बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करनी होनी है, तो 9 लाख पेड़ काटे जाने हैं, प्रवाल भित्तियों को नुकसान होगा ही, क्योंकि प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर होती है? तटों से लगी हुई होती है, थोड़े उथले पानी में। वहाँ पर अगर आप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाते हैं और दूसरी गतिविधियां करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होना ही है। मैंग्रोव क्षेत्र का विस्तार, मैंग्रोव क्षेत्र का विस्तार चिंता नहीं है, मैंग्रोव क्षेत्र सिकुड़ रहा है, इसको लेकर चिंता है। तीसरा सवाल है असर्सन और रीजन वाला। शोम्पेन जनजाति को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह माना जाता है, पीवीटीजी माना जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप माना जाता है, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है और वे मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से अलग थलग हैं। बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। चौथा सवाल है कि निकोबारी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकोबारी समुदाय पूरी तरह खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। तो अभी के लिए निकोबारी जो जनजाति है वो मजदूरी भी करने लगी है, वो खेती भी करने लगी है, वो बगीचे भी लगाती है, मछली भी पालती है। तो अब पूरी तरह से अपना खानाबदोश तो नहीं है, मछली पकड़ती है, बागान खेती से जुड़ी हुई है, ये बात सही है। और तीसरा है कि हाल के वर्षों में उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी अपनाई है, ये बात भी सही है। पांचवा सवाल है कि भारत अमेरिका सब सी केबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और अमेरिका के बीच पहला प्रत्यक्ष इंटरनेट केबल होगा, पहला प्रत्यक्ष इंटरनेट केबल होगा। वैसे एक परियोजना पहले से भी चल रही है और ये घोषणा दूसरी बार हुई है, ठीक। इससे डेटा ट्रैफिक को निर्भरता सॉरी इससे डेटा ट्रैफिक की निर्भरता पश्चिम एशिया पर घटेगी, ये बात सही है। इसकी घोषणा एआई इम्पैक्ट समिट में हुई है, ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर जैसे हम देख रहे थे पहला गलत ही होगा, ये 2 सही है। छठा सवाल है कि प्रत्यक्ष भारत अमेरिका सब सी केबल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंटरनेट की गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ठीक बात है। सातवां, डीजीसीए के प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एयरलाइंस 30 दिनों तक यात्रियों पर प्रतिबंध लगा सकेंगी। तो एयरलाइंस 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा सकेंगे, ठीक है। यात्रियों को आधिकारिक नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा, नहीं, आधिकारिक नो फ्लाई लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अपने यहाँ से 30 दिनों के लिए आप इसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। तीसरा है कि इसका उद्देश्य त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ठीक है, त्वरित कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, एक लंबा समय लगता था अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो, लेकिन अब क्या होगा कि कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि इसके जो अपना दुरुपयोग की संभावना भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो एविएशन सेक्टर है उसकी जो हालत है, जो एयरलाइंस की हालत है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी फ़्लाइट के लिए उड़ने में बहुत ज़्यादा देरियां हो जाती हैं और जब देरी होती है तो वहाँ पर जब यात्री इसका विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, इस तरह के नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, तो उसको लेकर भी देखना होगा। आठवां सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति, सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठित की है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य है न्यायिक आदेशों में संवेदनशील भाषा को बढ़ावा देना है, ठीक बात। समिति की रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में नहीं, स्थानीय भाषाओं में भी आनी है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा, तो इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। नौवां सवाल है कि भारत ने ये जो एआई को लेकर शिखर सम्मेलन हुआ था, मतलब मिलिट्री और सैन्य सेवाओं के लिए जो एआई को लेकर शिखर सम्मेलन हुआ था, में सैन्य एआई पर बाध्यकारी नियमों का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि भारत अपने एआई अनुसंधान
राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में संतुलन चाहता है। ठीक बात। 10वां सवाल और आखिरी सवाल, सैन्य एआई से जुड़े वैश्विक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो लीथल एडवांस वेपन्स हैं उनकी कोई सामान्य वैश्विक परिभाषा नहीं है। ठीक बात है, ऐसी कोई परिभाषा तो है नहीं। सभी देश सैन्य न्याय पर तुरंत बाध्यकारी संधि के पक्ष में है नहीं है। गैर बाध्यकारी ढांचा वर्तमान में अधिक व्यवहारिक माना जा रहा है। ठीक है, अभी कुछ डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं, कोई गैर बाध्यकारी समझौता न हो, एक एक कंसेंसस, एक समझौता करने के लिए, एक सहमति बनाने के लिए एक गैर बाध्यकारी ढांचा व्यवहारिक कदम हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका जवाब है पहला सही है और तीसरा सही है, मतलब ए। तो आज के लिए इतना ही, सारे सवाल हम कर चुके हैं। एमसीक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम पढ़ने के बाद समझ नहीं पाते हैं कि हम कितना सीख पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, क्या सवालों को हल करने की स्थिति में हैं या नहीं। ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में जैसे हमने बात की, ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर है, जो निकोबार आइलैंड है उसमें सबसे दक्षिण में, सबसे सदर्न साइड जो आइलैंड है उसके ऊपर यह परियोजना प्रस्तावित है। ये जो पूरा एरिया है जंगल से ढका हुआ है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, 2 गलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क हैं। क्या क्या बनना है, टाउनशिप एरिया बनना है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनना है, यहाँ पर पोर्ट बनना है और यहाँ पर पावर प्लांट बनना है। यहाँ 2 जनजातियाँ खतरे में हैं, लेदरबैक कछुआ खतरे में है। इनका बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। इनका जो जीवन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। गूगल ने घोषणा की है कि एक भारत और अमेरिका के बीच में सीधा अंडर सी केबल लिंक करेगा, और मेटा ने भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट पहले से प्रस्तावित करके रखा है। डीजीसीए जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें संशोधन की बात कर रहा है, ताकि एयरलाइंस किसी भी तरह की अभद्रता से, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से निपटने के लिए तुरंत एक्शन ले सके। 30 दिनों के भीतर 30 दिनों के लिए इनके ऊपर, इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। 30 दिनों तक इन्हें बैन किया जा सकता है। फिर न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं उनकी अभद्र भाषा को लेकर, अभद्र टिप्पणियों को लेकर, अपने जो फैसले हैं उनमें अभद्र भाषा को लेकर और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, उन्हें यह बात बताने के लिए, सिखाने के लिए एक समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अनिरुद्ध बोस इसके अध्यक्ष होंगे। ये जो समिति है, इस तरह की रिपोर्ट इसे बनानी है, सरल भाषा में हो, कानूनी जटिलताओं से दूर हो और आसान भाषा में समझ सके लोग, इसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जब किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, उसका मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार मिल रहा होता है। अगर न्यायाधीशों के लिए इस तरह की गाइडलाइंस आती हैं, इसका मतलब है कि जो लोग इस तरह के असंवेदनशील भाषा से प्रभावित होते हैं, वो उनका उपयोग करके इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। हालांकि भारत में जो न्यायाधीश होते हैं उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे वो यशवंत वर्मा हो, चाहे वो ये राम मनोहर नारायण मिश्रा हो, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह की जो अगर न्यायपालिका से इस तरह की टिप्पणियां आती हैं तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन, इसको लेकर एक बाध्यकारी समझौता बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अधिकांश देश इससे दूर ही हैं, क्योंकि जो खतरनाक हथियार हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो परमाणु हथियार हैं, जो एआई के माध्यम से जिनका दुरुपयोग हो सकता है, वो यहाँ पर इनसे एआई को दूर रखना ज़रूरी है। अगर दूर नहीं भी रखा जाता है तो उसकी सुरक्षा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को लेकर चिंता जताई जा रही है। जब भी आगे भविष्य में इस तरह का कोई बाध्यकारी या इस तरह का कोई गंभीर प्रयास होता है, हम उसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे, बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।